अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही लाइट आती है, ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं। दिन के समय सनलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास या पानी। इन्हें ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं क्योंकि ये लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। इनके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट पार्शली ट्रांसमिट होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लाइट की वजह से ही हम दुनिया के कुछ अमेजिंग फिनोमिना देख पाते हैं, जैसे रेनबो के कलर्स, स्टार्स की ट्विंकलिंग और मिरर्स में इमेजेस। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो हम इन फिनोमिनास के पीछे छुपे प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो लाइट जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो शार्प शेडोज क्रिएट करती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है तो लाइट एजेस पर से बेंड करने लगती है। इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह देखना पड़ता है। यहाँ से जन्म होता है वेव नेचर ऑफ लाइट का। पर ऐसे कई फिनोमिना हैं जो हम लाइट के वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मॉडर्न टाइम्स में हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, बोथ लाइट एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यूजिंग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इनके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन। शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। मतलब जब कोई एक लाइट रे एक मीडियम से आ रही है, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है, तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बाउंस बैक करती है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे हमने एक बॉल ली, उसको वॉल की तरफ हमने फेंका, तो वो बॉल की तरफ से बाउंस बैक करती है। कुछ ऐसा ही लाइट के साथ होता है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट रिफ्लेक्ट होते समय कुछ लॉज फॉलो करती है जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉज क्या है? पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? ये जो आने वाली लाइट रे है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो रे वापस गई, रिफ्लेक्ट होके वापस गई, वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे जो है वो जहाँ टकराई, वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती है। सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसा होता है, प्लेन मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या? कि वो हम इमेज जो है किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं,
वो मिरर के अंदर बनती है, इसलिए वो इमेज कैसी है, वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब क्या, कि इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन सेम है। अगर ऑब्जेक्ट में ऊपर हेड है और नीचे टो है, तो इमेज में भी ऊपर हेड और नीचे टो रहेगा। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अगर सेम है तो उसे हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और वहीं इमेज और ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और इसमें इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम रहती है। प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती है उसकी साइज और ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज है वो सेम रहती है। और ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है, हमको इमेज भी मिरर के अंदर, मिरर में उतनी ही दूरी पर दिखेगी। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है। और एक और चीज जो हमको प्लेन मिरर में देखने को मिलती है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मैंने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, मैं मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ और मैंने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, तो मिरर में ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में मतलब लेफ्ट हैंड साइड इमेज में राइट हैंड साइड जैसा दिखेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से दिखेगा। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, और फिर उनमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ऐसे मिरर्स जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसी एक स्फेयर का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब ये कर्व्ड इनवर्ड्स भी हो सकता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स भी हो सकता है। जैसे कर्व्ड इनवर्ड्स कॉनकेव मिरर होता है। कैसा दिखता है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, वो सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ यहाँ पर अगर लाइट फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये एक स्फेयर का पार्ट है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब इस सरफेस पे अगर लाइट फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। अब हम कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। वो क्या क्या है, ये हमारे दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर पर पीछे हमने जो है सिल्वर पेंट कर दिया है या ब्लैक पेंट कर दिया है, जिससे लाइट जो है ट्रांसमिट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। इधर पर सिल्वर पेंट कर दिया है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब इस पार्ट पे अगर लाइट फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेयर का पार्ट है। ये रहा ये स्फेयर, ये एक स्फेयर का पार्ट है। इस स्फेयर का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका खुद का जो सेंटर है, ये ये होता है इसका पोल। क्या कहलाता है, पोल। पोल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती हुई आगे बढ़े, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होती है हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसका जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एक और टर्म है फोकस। फोकस क्या होता है, अगर
प्रिंसिपल रे से पैरेलल लाइट रे एंटर कर रही है, अगर प्रिंसिपल रे से पैरेलल लाइट रेज एंटर कर रही हैं, ऐसी कुछ एंटर कर रही हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जैसे हम बोलते हैं फोकस। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमें लगता है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकस। अब इसको फोकस टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है। हम कॉनकेव मिरर लेंगे, ये यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, और सन की लाइट रेस को कॉनकेव मिरर के थ्रू हम एक पेपर पे सन की इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे एक सन की हमें एक बहुत छोटी सी इमेज मिलती है, और अगर हम ज़्यादा देर तक अगर लाइट रे को कंसंट्रेट करके रखे रहें तो ये जो पेपर है वो बर्न हो जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी, सारी लाइट एनर्जी, सन की लाइट और हीट एनर्जी वहाँ पर कंसंट्रेट हो रही है, जिस कारण ये पेपर जो होते हैं बर्न होने लगता है। तो लाइट रेज, जब सन की लाइट रेज आ रही है, मतलब काफ़ी दूर से आ रही हैं, तो कैसी लाइट रेज होंगी? वो पैरेलल लाइट रेज। जब पैरेलल लाइट रेज आ रही है और उसकी हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं सन की एक पेपर में, तो जहाँ स्क्रीन में हमें इमेज मिलेगी, जहाँ पेपर पे हमें इमेज फॉर्म होगी सन की, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। मतलब जहाँ से पैरेलल लाइट रेज आकर जहाँ रिफ्लेक्ट होके इमेज फॉर्मेशन कर रही हैं, वो पॉइंट होता है हमारा फोकस। और पोल से लेकर, ये पोल हो गया, क्या होता है पोल? क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो होता है पोल। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका ये हो गया पोल। पोल से लेकर फोकस तक की जो लेंथ होती है वो कहलाती है हमारी फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब एक टर्म और है, अपार्चर। अपार्चर क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो डायमीटर है, ये स्फेयर का डायमीटर नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, इसको हम बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं? अपार्चर। अब हम इस चैप्टर में उन मिरर्स की बात करेंगे जिनका अपार्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। ऐसे केसेस में क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। हम ऐसे मिरर्स की बात करेंगे, ऐसे स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे जिनका अपार्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है, और ऐसे केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकस जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं होता है। फोकस कहाँ होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गई? फोकल लेंथ। और वैसे ही एफ से सी तक की डिस्टेंस भी हमारी जो है स्मॉल एफ हो जाती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में होता है। ओके, अब ये सारी टर्म्स तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर्स में। पहले कॉनकेव मिरर में देखेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे। अब कॉनकेव मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन देखें अगर, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। हम कॉनकेव मिरर लेंगे, सबसे पहले उसका फोकस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे उसका फोकस? सेम जो हमने अभी एक्टिविटी की थी, ये जो एक्टिविटी थी हमारी, सेम इससे हम अपना उसका फोकस फाइंड करेंगे और उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद हम ऐसी एक लाइन बना देंगे, और इस लाइन के ऊपर किसी एक स्टैंड में
हम कॉनकेव मिरर को सेट कर लेंगे। ये हमने कॉनकेव मिरर को सेट कर लिया। अब इसके बाद अब हमें उसे की फोकल लेंथ तो पता है, तो सेम फोकल लेंथ का डिस्टेंस लेके इस लाइन से सेम हम जितनी उसकी फोकल लेंथ है उतना डिस्टेंस लेंगे और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन क्या डिनोट करेगी? ये लाइन क्या डिनोट कर रही थी? पोल, क्योंकि ये सेम पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे लेंस रखा हुआ है, और लेंस का जो सेंटर होता है वही हमारा पोल होता है। लेंस नहीं, सॉरी, मिरर का जो सेंटर होता है वही हमारा पोल होता है। तो पोल से हमने फोकल लेंथ की डिस्टेंस ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन है वो हमारी डिनोट करेगी फोकस। मतलब इस पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। फिर हम इस लाइन से सेम वही फोकल लेंथ की दूरी लेकर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन क्या डिनोट करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर हम अलग अलग जगह ये कैंडल को रखते हैं। ये कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम अलग अलग जगह इस कैंडल को रख के उसकी स्क्रीन पर, मतलब ये पेपर पर, इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कैंडल को बहुत दूर रख दिया, तो फिर हम देखेंगे कि उसकी इमेज इस लाइन के करीब कहीं फॉर्म होती है, मतलब फोकस पर फॉर्म हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पर बन रही है। फिर हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखेंगे, मतलब ये जो लाइन हमने बनाई थी सेकंड, इससे थोड़ा दूर रखेंगे, यहाँ कहीं रख देंगे कैंडल को। तो हम देखेंगे कि जो इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में बन रही है। फिर हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे ही रखेंगे, देखेंगे कि इमेज वहीं बन रही है। ऐसे हम उसको अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और इमेज देखेंगे कि कैसे बन रही है, कैसी बन रही है, छोटी है, बड़ी है, क्या है। इस प्रकार से हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे जब हम ये कैंडल को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ कहीं फर्स्ट लाइन के पहले यहाँ कहीं रखते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। पेपर हम कहीं भी रख लें, हमको पेपर में कोई इमेज बनती हुई नहीं दिखेगी। इस कंडीशन में इमेज जो है वो मिरर के अंदर बनेगी। मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल। पेपर में इमेज बन रही थी तो वो कैसी इमेज थी? रियल। क्यों? उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर पा रहे थे, पेपर पे ऑब्टेन कर पा रहे थे। अब पेपर पे हमको इमेज नहीं मिल रही है, इमेज मिरर के अंदर बन रही है, तो वो कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमको इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन सेम है। अब यहाँ पे देखो, ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन अपोजिट है, तो वो इन्वर्टेड इमेज है। इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। अब ये मेरे इमेज फॉर्मेशन हमने एक्टिविटी के थ्रू तो समझ लिया। अब पर इसको हम रे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। रे डायग्राम के थ्रू कैसे देख सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, और ये सब रेज जहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मीट करती हैं वहाँ हमारी इमेज बनती है। बट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज तो नहीं निकाल सकते। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कितने सारे पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं। इतना बनाना तो कन्वीनियंट नहीं है। ये हमने इमेज फॉर्मेशन करके तो देख लिया कि कैसे हो रहा है, बट इसको ड्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, तो इतना बनाना तो कन्वीनियंट नहीं है। बट हम ऐसी दो रेज लेते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। हम ऐसी दो रेज लेते हैं जिनका हमें पता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। ऐसी चार रेज हैं बेसिकली जिनका हमें पता है कि वो इंसिडेंट होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। उनमें से हम कोई भी दो रेज लेंगे
और रे डायग्राम बनाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये 4 रेस कौन कौन सी हैं? पहली रे है कि जब जो लाइट रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और ऐसा लगेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद कि वो फोकस से आ रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी लाइट रे जो हमको पता है वो है कि अगर लाइट रे फोकस से पास करती हुई है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है कि वो फोकस से पास कर रही है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी जाएगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है कि वो फोकस की तरफ जाती हुई हमको लग रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। तीसरी लाइट रे जो हमें पता है वो है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट रे पास हो रही है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर तो वो सेम सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती हुई ऐसी लग रही है, इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है कि अगर यहाँ पर मिरर नहीं होता तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चौथी जो लाइट रे हमको पता है कि अगर लाइट रे डायरेक्टली पोल पर फॉल करती है तो वो सेम एंगल बनाते हुए जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इन चारों लाइट रे का यूज करके पहली लाइट रे कौन सी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, दूसरी फोकस से अगर पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, चौथी अगर पोल पर डायरेक्ट फॉल कर रही है तो जितना एंगल बनाया हुआ है उसमें सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इन चारों लाइट रेस का यूज करके अब हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे रे डायग्राम के। पहला तो हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसके थ्रू पैरेलल रेज निकलेंगी और पैरेलल लाइट रेस फोकस से पास करती है। यहाँ से पैरेलल लाइट रेज निकली, सारी लाइट रेज फोकस से पास करेंगी तो फोकस पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। अब ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, मतलब सी से थोड़ी दूर है, इतना दूर नहीं है कि हम इन्फिनिटी पे उसको कह सकें, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ये ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम 4 रेज में से कोई सी भी 2 रेज यूज कर सकते हैं। तो एक हमने यूज कर ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो ये फोकस से पास हो गई। ये यहाँ पे रे डायग्राम्स में एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कौन सी रे हमारी इंसिडेंट है और कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे कौन सी है, ये गई, ये ऑब्जेक्ट से रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी वो कि जैसे वो फोकस से पास हो रही, ये फोकस से पास हो गई। दूसरी रे हम क्या बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं कि डायरेक्ट पोल पे फॉल हो जाए और फिर ऐसी रिफ्लेक्ट कर जाए तो ये दोनों रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। दूसरी रे ये भी बन सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। और ये भी बना सकते हैं, फोकस से पास हो रही है तो ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी। तीनों ही केस में जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे, ये बात बहुत ध्यान रखना है, जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बनती है। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेम पैरेलल लाइट रे भेजी, फोकस से पास हो गई, फोकस के थ्रू भेजी, फोकस के थ्रू भेजी तो वो ऐसी रिफ्लेक्ट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट तो 2 जगह हो रही है, इंटरसेक्शन तो हमें 2 भी जगह दिख रहा है रेस का, एक यहाँ पे भी दिख रहा है और एक यहाँ पर भी दिख रहा है, पर इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं।
अब ये रे क्या है, ये तो इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे और एक इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही, पर इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। अभी याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, अच्छा हर केस में इमेज की साइज भी देखते जाओ। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ एकदम छोटी सी, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनी। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कैसी बनी, एक तो उल्टी बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, और कैसी बनी, छोटी बनी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी, कैसी बनी, उल्टी बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे सही में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इमेज कैसी है, रियल, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर रिफ्लेक्टेड रे तो इमेज रियल इमेज होगी, और अगर रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करना पड़ रहा है फिर वो इंटरसेक्ट कर रही है कहीं जाके, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो इन तीनों केस में हमने देखा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब ये फोर्थ केस है हमारा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इंसिडेंट रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो कहाँ से, फोकस से पास हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे में इंसिडेंट रे का एरो लगाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे में रिफ्लेक्टेड रे का एरो लगाएंगे, और दूसरी राइट रे हम ये भी मतलब ये भी कर सकते हैं कि पोल के थ्रू गई फिर ऐसी पास हो गई। इन चारों में से कोई भी लाइट रेज यूज करो, आप देखोगे कि आपको इमेज यहाँ पर दिखेगी। ये भर ध्यान रखना है कि इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनती है थोड़ी सी। और कैसी इमेज है, रियल इमेज है, क्यों, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसी है, रियल है। इन्वर्टेड है, उल्टी है, और देखो यहाँ पे थोड़ी बड़ी इमेज भी है, इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो क्या होगा, इमेज बनेगी ही नहीं, क्यों, इन्फिनिटी पे बनेगी कह सकते हैं या फिर बनेगी ही नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट रेज गई वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा। रे डायग्राम कैसा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे गई, फोकस से पास हो गई, ऐसी गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती लग रही थी, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। रे डायग्राम कैसा भी बनाओ, दूसरा भी अपन रे यूज कर सकते हैं कि पोल के थ्रू गई, ऐसी में दोनों केस में आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइट रेज तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती ना, तो इमेज बनेगी ही नहीं, जब कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो इमेज बनेगी नहीं। इमेज कहाँ बनती है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो क्या होगा, इस केस में भी हम ऐसा कर सकते थे कि पैरेलल लाइट रे गई और वो फोकस से पास हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी लाइट रे हमने ले ली, पोल के थ्रू गई तो सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट कर गई। तो जब हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को, अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, दूर दूर जा रही है ना, तो आगे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब अगर लाइट रेज को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इंटरसेक्ट कराने के लिए, तो हम जब इन लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक्सटेंड कराना पड़ रहा है उनको इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो ये कैसी है, इनलार्ज्ड है, बड़ी है, इनलार्ज्ड है, और इसका ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन सेम है तो ये कैसी है, इरेक्ट इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है,
अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में बनती है। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, मतलब छोटी बनती है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही केस में फॉर्म हो रही है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कैसी बन रही है, इनलार्ज्ड, बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। अब इसको याद करने का एक तरीका देख लेते हैं, एक सिंपल जिससे याद रहे आप। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। छठा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, छठा क्यों, चौथा, पांचवा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी ही नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पे बनेगी। छठा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, ये एक्सेप्शनल केस, मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी रहेगी, पॉइंट साइज इमेज रहेगी। अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड इमेज रहेगी, मतलब छोटी रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी रहेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। और हर इन तीनों केस में इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। सी तक आए तो सेम साइज इमेज हो गई, फिर एफ और सी के बीच में गए, अब ये बड़ी इमेज हो गई। फिर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी ही नहीं, या फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, तो साइज का कुछ कह ही नहीं सकते। अगर फोकस और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। कैसी होगी, बड़ी होगी, लाइट होगी। ओके, याद रहेगा। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, पहले कॉन्केव मिरर के कुछ यूजेस देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है। अब कॉनकेव मिरर की यूजेस की बात करें तो इसमें हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, और वो इमेज इनलार्ज होती है, काफ़ी बड़ी होती है। इस कारण इसका यूज़ जो है शेविंग मिरर के थ्रू किया, शेविंग मिरर में किया जाता है। और ऐसे ही डेंटिस्ट जो हैं इसका यूज़ करते हैं इनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए। इसके अलावा जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। कैसे होता है कि यहाँ पर फोकस पे एक्चुअली कुकर को रख दिया जाता है, कुकर को प्लेस कर दिया जाता है फोकस पे। और जब हमको पता है कि जब लाइट रेज पैरेलली आती हैं तो वो फोकस पे जाके जो है मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे सारी हीट एनर्जी जो है कंसंट्रेट हो जाती है। तीसरा इसका जो यूज़ हो सकता है, जैसे जो अपने टॉर्चेस होती हैं या व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। कैसे होता है, व्हीकल की हेडलाइट में क्या होता है, ये जो है पीछे, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा कॉनकेव मिरर, और उसके फोकस पर हम बल्ब लगा देते हैं। तो जब फोकस से लाइट रे जाती है, ये फोकस से लाइट रे जाएगी तो वो ऐसी पैरेलली मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऐसे टॉर्चेस और हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के दो ही तरीके हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं
तो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी, जैसे वो एक पॉइंट से आ रही हैं, किस पॉइंट से, फोकस से पे, तो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर अगर उनको एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, मतलब इतना दूर ना हो ऑब्जेक्ट कि हम बोल सकें कि वो इन्फिनिटी पे है, बाकी वो कहीं भी हो, तो इमेज बनती है हमारी पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर पोल और फोकस के बीच में। कैसी बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों ही केस में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और छोटी इमेज बनती है। इसका अगर इमेज फॉर्मेशन देखें, रे डायग्राम देखें हम, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट बेसिकली कहीं पे भी है, तो ये पैरेलल लाइट रे आई। अब ये कैसी रिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी कि ये फोकस से आ रही है, ये ऐसी रिफ्लेक्ट कर गई कि ये फोकस से आ रही है। और दूसरा हम क्या बना सकते हैं, ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी इंसिडेंट लाइट रे भेजी हमने कि वो हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो कहीं नहीं मीट कर रहे, तो इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे मीट करेंगे, तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों ही केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है और छोटी इमेज बन रही है। अब ये छोटी इमेज बन रही है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, इस कारण इसके कई यूजेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हो सकते हैं, एक तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, क्योंकि इसमें छोटी इमेज बनती है तो ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो इस कारण इसको एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स में। क्यों, इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। एक तो इरेक्ट मतलब क्या होता है कि सेम ओरिएंटेशन में, जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में इमेज बन रही है। और दूसरी इमेज छोटी बनती है तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं हम, जो ब्लाइंड टर्न्स होती हैं वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, जिससे दोनों साइड के जो ड्राइवर्स हैं उनको एक दिख सके कि हाँ वहाँ से कुछ आ रहा है। इस टाइप से विज़न फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, तो इस साइड से जो ड्राइवर आ रहा है उसको भी दिख सके कि यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, तो इस साइड से कोई ड्राइवर आ रहा है उसको भी दिख सके यहाँ से कुछ आ रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से देखने से पहले पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और अगर पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस हमेशा हम पोल से मेजर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। तो अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, अगर पोल से राइट हैंड साइड कुछ है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हमको हाइट देखना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड साइड है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड साइड है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो अगर कॉनकेव मिरर है और हम उसका फोकस देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर है और हम उसका फोकस देख रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के आगे होता है, और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। अब ये पोल से क्या लेफ्ट हैंड साइड है, तो कैसा होगा, फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर अगर हो तो उसका फोकस कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी पोल से, तो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव।
अब हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते समय हमें साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है। इसमें इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा और इसको लगाते समय साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब बेसिकली कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है ये देख रहे हैं। तो ये है बेसिकली रेशियो है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। और एक रिलेशन और है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये होता है इमेज की हाइट जिसको हमने h डैश से डिनोट किया है अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट जिसको हमने h से डिनोट किया है। ये होता है -v/u के इक्वल, मतलब माइनस इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v हमारा इमेज का डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और h डैश हमारी इमेज की हाइट है, h हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या? मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब ये जो h डैश है इमेज की हाइट है ये नेगेटिव है। h डैश नेगेटिव मतलब क्या? उल्टी इमेज है, मतलब इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि इमेज रियल इमेज है, रियल इमेज बन रही है। और वहीं अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 3 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? मिरर के पीछे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो इमेज डिस्टेंस हो गया -5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। अब हमको पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u हमको पता है, f हमको पता है, क्यों? r इज इक्वल टू 2f। तो f क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू r/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पे f रख देंगे हम 1.5, u रख देंगे -5, तो हमारी v निकल जाएगा, मतलब पोजीशन हमको पता चल गई, इमेज की पोजीशन हमको पता चल गई। फिर हम उसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन से हमें इमेज की साइज का पता चल जाएगा कि मतलब छोटी है कि बड़ी है। और नेचर, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो कैसी इमेज है? रियल। तो उसका नेचर का भी पता चलेगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइड, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी हमको 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। हमको इन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं इसलिए -साइन। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। क्यों? कॉनकेव मिरर में एफ कहाँ होगा? मिरर के सामने। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव, -15 सेंटीमीटर।
At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? शार्प इमेज फॉर्म करना है तो स्क्रीन कहाँ पर रखना पड़ेगा? इमेज डिस्टेंस पे। तो बेसिकली हमें v फाइंड करना है, तो हम इमेज फॉर्मूला लगा देंगे 1/v + 1/u = 1/f। u पता है हमको, f पता है, तो v निकल आएगा। फिर नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है इमेज का, तो मैग्निफिकेशन से हो जाएगा। हमको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। -v/u होता है, v हमको पता चल गया है, u हमको पता है, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन अगर निकल गया तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव है मतलब रियल इमेज है, तो हमें नेचर पता चल गया। और साइज कैसे पता चलेगी, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, मैग्निफिकेशन क्या होता है h'/h, तो इससे हम साइज निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी कारण जब हम पेंसिल किस वाटर में डालते हैं तो हमें फ्रैक्चर्ड नजर आती है। क्या हुआ, क्या वो सही में टूट गई? नहीं, पर वो हमें ऐसी दिखती है, क्यों? इस बेंडिंग के कारण। ऐसे ही लेमन वाटर में हमें मैग्नीफाइड नजर आता है, ग्लास के नीचे लिखे लेटर्स रेज्ड नजर आते हैं, वहीं किसी पॉन्ड का बॉटम या फिर किसी टैंक का बॉटम हमें थोड़ा ऊपर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। वैक्यूम में सबसे फास्ट, एयर में उससे स्लो, वाटर या ग्लास जैसे मीडियम में और स्लो। और जब ये स्पीड चेंज होती है तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ऐसे मीडियम जिनमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट होती है उन्हें बोलते हैं हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ऐसे ही जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। लाइट का ये बेंडिंग बिहेवियर रिफ्रैक्शन कुछ रूल्स फॉलो करता है जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है ये फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा अलग है। सेकंड लॉ क्या कहता है, इसे हम स्नील्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है कि कितनी बेंडिंग होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए और लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वो क्वांटिटी है जो हमें उस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताती है कि मटेरियल ऑप्टिकली रेयरर है कि ऑप्टिकली डेंसर है। ये बेसिकली स्पीड पर डिपेंड करेगी, लाइट की स्पीड पर डिपेंड करेगी उस मीडियम में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by speed of light in medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का with respect to medium 1 is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का with respect to medium 2 is speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1।
बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मीडियम टू वैक्यूम है तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम नॉर्मल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मटेरियल टू क्या हो गया हमारा? एयर। तो इसको NM2 ऐसा नहीं लिखते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c, जो कि होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो N12 जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसको हम N1/N2 भी लिख सकते हैं। क्यों? N12 को हम ऐसा लिख सकते हैं C/N2 C/N2 अपॉन C/N1। तो ये क्या हो जाएगा? N1/N2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ऐसे ही N21 को हम N2/N1 भी लिख सकते हैं। तो इधर से भी देखो, N2 is inversely proportional to V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी क्वांटिटी का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब जैसे ही अगर ये स्पीड कम होगी, ये स्पीड कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब कैसा मीडियम होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो लाइट उसमें एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब कैसा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा तो लाइट उसमें जाएगी तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। और जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब हम देखते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, जिसमें से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, तो उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर एक सरफेस प्लेन और एक कॉनकेव हो तो हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर एक सरफेस प्लेन और एक कॉन्वेक्स हो तो वो हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही अगर दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स हो तो वो हो गया हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर दोनों सरफेस कॉनकेव हो तो वो हो गया हमारा डबल कॉनकेव लेंस, जिसको हम सिंपली कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, सेम प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें, जैसे कि एक कॉनकेव मिरर में होता है। और ये कॉनकेव लेंस है, इसमें मिरर इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस जो है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। अब लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे हमने मिरर में देखा था
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, जो स्फेरिकल सरफेस है वो जिस स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है उसको हम कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, दो स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस एक अलग स्फेयर का पार्ट है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस एक अलग स्फेयर का पार्ट है, दोनों के अपने अपने सेंटर है। तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। टर्म वही है, स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब ऐसे ही एक इमेजिनरी लाइन जो बीच से जा रही है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस। इसका जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ऐसे ही सारी टर्म्स बिल्कुल सेम है जो हमने मिरर के केस में पढ़े थे। ऐसे ही अपार्चर होता है। अपार्चर क्या होता है? इफेक्टिव डायामीटर स्फेरिकल सरफेस का, उसको हम क्या बोलेंगे? अपार्चर। अब हम इस चैप्टर में उन स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे जिनका अपार्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है, जिनका अपार्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है और जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं। मतलब कहना चाहिए कि दोनों स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आइडेंटिकल डिस्टेंस से हैं पर हैं ऑप्टिकल सेंटर से। इन लेंसेज को हम बोलते हैं थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपार्चर। अब जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ऐसा इधर पर नहीं होता है। लेंस के केस में R इज इक्वल टू 2f नहीं होता है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हम 2f1 और 2f2 जैसी टर्म्स का ज़्यादा यूज करते हैं रे डायग्राम्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि R जो है वो 2f के इक्वल नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल नहीं होती है। ओके, अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ निकाली थी, वैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी निकाल सकते हैं। मतलब लेंस के थ्रू अगर हम सन की इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो एक छोटी सी इमेज बनेगी और वो पॉइंट क्या होगा? हमारा फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं दोनों लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में और फिर कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें, पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए जैसे हमने 4 रेज पढ़ी थी जिनका हमें पता था कि वो इंसिडेंट होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी मिरर के केस में, वैसे ही लेंस के केस में ऐसी 3 रेज हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो इंसिडेंट होने के बाद कहाँ रिफ्रैक्ट करेंगी, किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करेंगी। और जहाँ दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये 3 रेज कौन कौन सी हैं? पहली रे है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस से पास हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है और वहीं कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो कन्वर्ज होगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे वो फर्स्ट फोकस से आ रही है। ऐसी दिखेगी हमें कि वो फर्स्ट फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी जो लाइट रे है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हुई लग रही है तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस अगर
इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है कि वो हमें लग रहा है कि सेकंड फोकस की तरफ जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। थर्ड रे है जो हमको पता है कि अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कर रही है तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो ये 3 रेज हैं, हमें पता है, इनकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाएंगे दोनों केसेस में, पहले कॉन्वेक्स लेंस में और फिर कॉनकेव लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम अगर रे डायग्राम्स देखें, इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये तो सिंपल है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे पैरेलल रेज निकलेंगी और वो फोकस पे जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी, तो फोकस पे हमारी इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी? पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड पॉइंट साइज इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एट 2f1 है, अब ये देखो यहाँ पे 2f1 लिखा है, क्यों? क्योंकि जनरली लेंस के केस में ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर नहीं होता है। तो मेन हम जो चीज देखेंगे वो 2f देखेंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की दूरी। अगर हम 2f1 पे अपना ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ बनेगी? रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से पैरेलल रे गई तो वो कैसी रिफ्लेक्ट करेगी कि वो फोकस से जाएगी। और दूसरी रे क्या बना सकते हैं हम? एक ये भी बना सकते हैं कि यहाँ से फोकस से गई तो वो पैरेलल चली जाएगी, तो यहाँ ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करी तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए, तो रियल इमेज बनेगी। उल्टी है, इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो तो उस केस में हम इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करें, पैरेलल रे गई, फोकस से पास हो गई। रे डायग्राम्स में एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, वो हमें दिखाता है कि कौन सी रे इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्रैक्टेड। ऑप्टिकल सेंटर से रे गई, एज इट इज पास हो गई, या फिर एक रे ऐसी भी जा सकती है। तीनों रे में से बेसिकली हम कोई भी 2 रे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है, इस केस में हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, पैरेलल रे गई, फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से के थ्रू रे गई, सेम डायरेक्शन में चली गई, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2f2 बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज फॉर्म नहीं होगी इस केस में। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, इस केस में हम इमेज फॉर्मेशन देखें तो ये पैरेलल रे गई तो वो फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू रे गई तो वो विदाउट एनी डेविएशन रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सीधी की सीधी चल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब ये दोनों रे यहाँ से तो दूर दूर जा रही हैं, तो यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट होंगी नहीं, तो पीछे साइड इंटरसेक्ट होंगी, तो इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होती हैं, तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी है? बड़ी इमेज बनी है। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उसको हमको एक्सटेंड करना पड़ा इंटरसेक्ट करवाने के लिए। तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। और कैसी है? इरेक्ट है, मतलब इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन सेम है।
अब ये ध्यान से देखो तो ये सारी वही कंडीशन है जो हमको कॉनकेव मिरर के केस में मिली थी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे। अगर बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे, इनलार्ज्ड इमेज होगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज बनेगी ही नहीं। ये सारी वही कंडीशन है जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखी थी। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड पर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं याद रखने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, पहला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी को हम यहाँ नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इन दोनों केस में क्या बनेगी, इमेज कैसी थी, छोटी थी। इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, लेंस की का जो मिड पॉइंट है वो होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड पर बनेगी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस, देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस के क्या यूजेस हैं। एक तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में होता है तो इनलार्ज्ड इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज बनती है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस में किया जाता है टू फॉर्म इनलार्ज्ड इमेज। इसके अलावा आई का एक डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उसको, इस डिफेक्ट को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका यूज़ हो सकता है जो हमारे टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें लाइट को कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में। अब कॉनकेव लेंस में दो ही कंडीशन बनती है इमेज फॉर्मेशन की। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, ये तो हमने रे डायग्राम्स में भी पढ़ा है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसके थ्रू पैरेलल लाइट रेज आएंगी और वो रिफ्रैक्ट ऐसी करेंगी कि वो फर्स्ट फोकस से आ रही है। कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है तो वो डाइवर्ज करेंगी, तो डाइवर्ज ऐसी करेंगी कि वो फर्स्ट फोकस से आ रही है। तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, F1 पे बन जाएगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, उनको हमको एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है मीट करने के लिए। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी हो तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइट रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे गई तो वो ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी कि वो फर्स्ट फोकस से आ रही है। और दूसरी लाइट रे हमने भेजी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे गई तो वो सिमिलरली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, अब ये यहाँ तो कहीं नहीं मीट कर रही, यहाँ तो दूर दूर जा रही हैं, तो कहाँ मीट करेंगी, उनको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा मीट करने के लिए। तो ये तो सेम पाथ फॉलो कर रही है तो सेम ही एक्सटेंड हो जाएगी। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे
तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। और इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है, इन्फिनिटी पे नहीं है, तो इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बनती है। तो कॉनकेव मिरर लेंस के हमने दो केस के देख लिए, ये वही सेम केस है अगर आप याद करो तो जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखे थे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उनको एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं हम। कॉनकेव लेंस के क्या यूजेस हैं। पहला तो आई का एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं। तो उस डिफेक्ट को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज हो सकता है, जो डोर्स में पीप होल्स होते हैं, हमारे जो बाइनोकुलर्स होते हैं, उनमें लाइट को डाइवर्ट करने के लिए, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तीसरा, ये जो हमारी फ्लैश लाइट्स होती हैं, लेज़र बीम एक्सपांडर्स होते हैं, इनमें सेम लाइट को डाइवर्ज करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अब जैसे हमने मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला देखा था, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताता है, ऐसा ही एक लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस के केस में भी हम सेम ही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं जो हम मिरर के केस में करते हैं। लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ हम हाइट अगर मेजर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। अगर कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अब कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। सेम फॉर्मूला है, बस एक डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में लेंस के केस में ये रिलेशन होता है। और ध्यान, इसमें सारे साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था। बस ध्यान ये रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के यूज केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जैसी मिरर में होती थी सेम। इस फॉर्मूला को लगाते वक्त कार्टी साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है। अब मिरर के केस में भी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे भी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी है। ये क्या है, बेसिकली रेशियो है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। और इसमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन भी है, जो कि है ये मिरर के केस में क्या होता है, -v/u। और लेंस के केस में क्या है, v/u। -v/u नहीं है, क्या है, v/u। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। पहली बात तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ कितनी लेंगे हम, -15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed so it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens। कॉनकेव लेंस है, u और u पूछा है हमसे, सो इट फॉर्म्स इमेज एट 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनती है,
सेम साइड पे बनती है, इधर बनती है वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट इमेज बनती है। तो v क्या होगा, -10 होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला लग जाएगा और इमेज डिस्टेंस u निकल जाएगा। इमेज डिस्टेंस निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया u, तो मैग्निफिकेशन फिर हम डायरेक्टली v/u फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा। एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, नेगेटिव होगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज। u पता है, f पता है, तो v निकाल सकते हैं, v निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -15 सेंटीमीटर, मतलब f और 2f के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी। कैसी होगी, इनलार्ज्ड इमेज होगी, तो उसका नेचर पता चल गया हमें। पोजीशन हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जब v और u दोनों निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन आराम से निकल जाएगा, v/u हो गया। अब हम देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब हमें पता है कि किसी भी लेंस की जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर है वो उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। कैसे, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये इसका फोकस है f2, तो ये फोकस पर जाकर डाइवर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। तो ये कितनी दूरी पर कन्वर्ज कर रही हैं, फोकल लेंथ, जितनी इस लेंस की फोकल लेंथ। तो कहीं ना कहीं लाइट रेज कितनी कन्वर्ज करेंगी, कितनी पास, कितनी दूर, कितना ज़्यादा ये एंगल होगा कन्वर्जेंस का, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो पावर एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताता है कि लाइट रेज कितनी कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी, इसको बताने वाली एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं पावर। ये बेसिकली फोकल लेंथ का जो है रेसिप्रोकल होता है, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। पावर की एसआई यूनिट है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, इसकी एसआई यूनिट है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो 1 डायोप्टर क्या है, इसको, एक मिनट, इसको फोकल लेंथ को जब हम मीटर में लेंगे ना, ये एसआई यूनिट वाला फॉर्मूला है। जब फोकल लेंथ मीटर में होगी तब पावर 1/f होगा। अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी है तो पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100/f। सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दी है तो 100/f हम अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर काय में निकल के आएगा, डायोप्टर। पावर की ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर लेंस का वो पावर है जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर। अब जो ये जो पावर क्वांटिटी है, ये हमने क्यों लेकर आए, हम फोकल लेंथ का भी यूज कर सकते थे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताने के लिए। इससे क्या, पावर कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदा है कि ये एक एडिटिव क्वांटिटी है। अगर दो लेंस एक साथ हम यूज़ कर सकें तो उनका पावर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चश्मे लगता है जब किसी को दिखाने जाते हैं तो वो एक के बाद एक लेंस लगाते हैं, सब लेंस का पावर अलग अलग होता है। तो कैसे पता चलता है कि हमको किस पावर का लेंस लगेगा, तो वो सिंपल है, जितने भी लेंस उनने लगाए उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। सबको ऐड कर दो तो कितने पावर का लेंस हमको लगेगा वो पता चल जाता है। तो पावर जो है एडिटिव क्वांटिटी, कंबाइंड पावर जो है वो एल्जेब्रिक सम होता है सारे पावर्स का। जैसे यहाँ पे ये दो लेंस है
तो इसका जो पावर होगा और इसका जो पावर होगा वो ऐड कर दो, तो अपने को टोटल पावर पता चल जाएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके केस में पावर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस है तो उसके केस में पावर कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हम कॉनकेव लेंस की कंडीशन में। अब आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।